तो हेलो कक्षा 10 के सभी बालकों का स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में एकदम अच्छे टॉपिक के साथ। इस चैप्टर के बहुत सारी क्लासेस हमने पढ़ ली है, नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, अपलोडेड है सारी कक्षाएं जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें पढ़ ली है। आज हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करें कि और ज्यादा हमें पता चल जाए कि हाँ गुरुजी ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, बुझे हुए चुनने के बारे में, बिना बुझे हुए चुनने के बारे में, है ना। इन सभी चीजों के आज हम एकदम इनके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। तो उठा लो पेन और कॉपी, बना ले, लग जाओ नोट्स। हम इस कक्षा की शुरू करते हैं। क्लियर है बालक यहाँ तक? चलिए देखो बालक, आगे देखो। चलिए क्या बात की हमने? सबसे पहले कहा कि रासायनिक अभिक्रिया को ज्यादा सूचनापूर्ण कैसे बनाएं, कि इसके आगे पीछे और क्या जोड़ दें ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ गुरुजी ये रासायनिक अभिक्रिया तो है, इसके अंदर और सूचना ऐड कर दें ताकि हमें और इजी तरीके से क्या बालक पता चल जाए। चलिए देखिए फिर क्या हुआ। हम रासायनिक अभिक्रिया को बालक ज्यादा सूचनापूर्ण बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी भौतिक अवस्था लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसकी अभिक्रिया होने की स्थिति लिख सकते हैं। तब जाकर हमें कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी आपने सही कहा कि ये रासायनिक अभिक्रिया की हमने और ज्यादा सूचना बना दी। उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसे लिखेंगे हम? जैसे कि ठोस है तो उसके आगे एस लगा कर लिख देंगे कि भाई ठोस है यानी सॉलिड है, सॉलिड का एस लग जाएगा। फिर अगर वहां पर कोई द्रव्य आ रहा है, जैसे कि किसी अभिक्रिया में H2O लिखा रहा है, तो एक प्रकार का क्या है बालक? तुम लोगों ने कहा कि गुरुजी जल है जो द्रव्य है H2O, उसे लिक्विड को, द्रव्य को ही इंग्लिश में लिक्विड बोला जाता है। और एक आता है अपना गैस, जैसे कि CO2 बनी आगे जाकर, तो हमने उसके आगे जी लगा दिया। जी लगाते ही क्या हो गया कि गुरुजी ये गैस है, तो गैस को ही गैस बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसीलिए हम यहाँ पर जी लगा देंगे। तो वो एक प्रकार का हमें भौतिक अवस्था लिख दी है इसकी। जैसे कि यहाँ पर एक अभिक्रिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर यानी C और O2 ने मिलकर क्या बनाया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब हमने इसकी ज्यादा सूचना कैसे दी, यानी कि कार्बन एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है। ये देखो लिखा हुआ यहाँ पर एस लगा दिया मैंने छोटा सा और सूचना देने के लिए। उसके बाद लिखा गुरुजी O2 यानी ऑक्सीजन एक क्या है, गैस है। देखो कोष्टक में जी लिखा हुआ आगे। उसके बाद हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला, CO2 मिला यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ये एक प्रकार की क्या है बालक, गैस है। तुम सभी को पता है CO2 एक प्रकार की क्या है, गैस है। तो आगे छोटा सा जी लिख दिया। यानी ये सारी चीजें कर हम ज्यादा पता लगा सकते हैं या ज्यादा सूचनाबद्ध बना सकते हैं उसे, कि ये सारी चीजें समझाने के लिए। किसी को समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीजें हैं कि जो चीजें जिसमें आ रही है ठोस द्रव्य गैस में, उनके आगे उनका नाम लगा दो। पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ठोस को सॉलिड बोलते हैं एस लगा दो, द्रव्य को लिक्विड बोलते हैं एल लगा दो, गैस को गैस बोलते हैं जी लगा दो। बस सिंपल सी बात यहाँ पर। पाठ्य साहब आगे देखो बालक। फिर का अभिक्रिया होने की स्थिति और कैसे समझा सकते हैं, यानी और ज्यादा सूचनापूर्ण कैसे उसको अच्छी कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में, वो याद करो द्विविस्थापन अभिक्रिया में और कई अभिक्रिया में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि सिल्वर को और आयरन को जब हमने अलग अलग किया तो सूर्य का प्रकाश मिला, ये हुआ वो हुआ, पूरा पूर्ण रूप से बताया गया। इस कक्षा में उसकी बात नहीं करेंगे, केवल इसी की करेंगे, वो जाकर देख लेना। तो क्या हुआ, अगर कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो तीर के ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, यहाँ अभिकारक और यहाँ उत्पाद लिख देंगे। और अगर उष्मा से हो रही है तो उष्मा कर देंगे, विद्युत से हो रही है तो विद्युत हो रही है। वो याद करो, जल का विद्युत अपघटन, उसमें हमने विद्युत डाला, याद करो, वही पिछली कक्षा में पढ़ा था। दाब देकर यानी उस पर प्रेशर डालकर, है ना, या एक उत्प्रेरक के द्वारा हो रही है तो उत्प्रेरक लिख देंगे। यानी कि हम रासायनिक अभिक्रिया को ज्यादा सूचना से बनाने के लिए या तो उसकी भौतिक अवस्था लिखकर बता देंगे या अभिक्रिया होने की स्थिति। तो ज्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं, अभिक्रिया होने की स्थिति को। भौतिक अवस्था को बहुत कम बार लिखा जाता है, ना के बराबर लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली सभी कक्षाओं में हमने ज्यादातर इसकी अभिक्रिया होने की स्थिति लिखी थी। ऐसे ही हमने रासायनिक अभिक्रिया को सूचनापूर्ण बना दिया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो। फिर आता है तुम्हारे एक्टिविटी में बिना बुझा हुआ चूना, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। ये देखो सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, CaO, कैल्शियम और ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। और फिर आता है एक बुझा हुआ चूना।
इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है पिछले सालों के पेपर में, याद रख लेना बालक। आगे देख, फिर कहा बुझा हुआ चूना, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हम बिना बुझे हुए चूने में जब जल से क्रिया करवाएंगे, अभिक्रिया करेंगे, इसमें जल घोल देंगे, अरे ये कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, अरे वही पुट्टी जो तुम दुकान से लाते नहीं हो, उसी को तो बोलते हैं। हाँ, तो उसमें जब जल मिलाएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, यानी बुझा हुआ चूना, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो लिखा, अभिक्रिया के बाद क्या लिखा है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। ये बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, नहीं बुझे हुए चूने का सूत्र, सॉरी, बिना बुझे हुए का तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो CaO यहाँ लिखा है, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है, क्लियर है। चले आगे बालक, चल फिर आगे देख क्या हुआ। बिना बुझा हुआ चूना से हम बुझा हुआ चूना कैसे बनाएंगे गुरुजी, यानी कि हम दुकान से बिना बुझा हुआ चूना लेकर आ रहे हैं, अब उसे बुझा हुआ चूना कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखो, हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने में जब जल मिलाएंगे H2O, यानी हम क्या मिलाएंगे, उसमें जल मिलाएंगे बिना बुझे हुए चूने में, तो जब इनके बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी बुझा हुआ चूना बनेगा। और साथ में क्या रिलीज होगी, हीट, गर्मी उत्पन्न होगी, कह सकते हैं हीट, यानी उष्मा उत्पन्न होगी, गर्म उत्पन्न होगा, उसके साथ साथ ही गर्मी का एहसास होगा आसपास वाले एरिया में, उसमें किसमें, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाएंगे, यानी बिना बुझे हुए चूने को बुझा हुआ चूना बनाएंगे, तब जाकर बालक। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, सफेदी, सफेदी, अरे जो हम घरों की दीवारों पर शादी ब्याह के अंदर कली नहीं करवाते हैं दीवारों पर, दीवारों को व्हाइट और चमकदार बनाने के लिए, उसी में ही काम में लिया जाता है ये बुझा हुआ चूना। देखते हैं कैसे। सफेदी, तुम लोगों ने कहा सफेदी गुरुजी कैसे होते हैं, यानी कि वही बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पहले हम दुकान से ये लेकर आए कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद उसमें जल मिलाया, हमें क्या मिल गया, बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। फिर से देखो, सफेदी बनाने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या 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 रह जाएगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और जल मिलेगा। जल जो है वाष्पीकरण के कारण हवा में उड़ जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा, और विद इन 2 या 3 दिन के अंदर सफेदी की हुई दीवारें बहुत ज्यादा चमकने लग जाती है, एकदम सफेद दिखने लग जाती है। इसीलिए कई कई जगह से सफेदी कड़ी इस प्रकार का नाम दिया जाता है। समझ में आया ना किस प्रकार बनाया, यानी हम लेकर आए उसे बाजार में, तो देखना जब इसे मिलाते हैं तो मटकी में मिलाते हैं, है ना, या और किसी जो सीमेंट के बने हुए पात्र होते हैं उनमें बनाते हैं, ताकि वो गर्म ना होकर फटे ना। या जैसे कि जब तुम कहोगे कि गुरुजी कलर मिलाते हैं बाल्टी में, उनमें नहीं बालक, उनमें जब पानी मिलाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, तो देखो उष्मा रिलीज हो रही है, हीट हो रही है, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, उसके अंदर ऐसे अभिक्रिया होती है, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो। इसीलिए हमेशा ऐसे सीमेंट से बने हुए बाउल में या मटकियों में भिगाया जाता है, ताकि वो फूटे ना गर्म होकर। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवार पर लगाएंगे तो वो दीवार पर वातावरण में CO2 है, उससे CO2 से क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट रह जाएगा, और जल भी होगा। जल तो वाष्पीकरण के कारण उड़ जाएगा, यानी वो सूख जाएगा, सूखने के बाद बचेगा केवल कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी वजह से क्या दीवारें सफेद दिखने लग जाएगी। लिखा हुआ, जल वाष्पीकरण होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम कार्बोनेट बचा है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या है, दीवारें चमक जाती है ना, विद इन 2 या 3 डेज, यानी 2 या 3 दिन के अंदर वो पूर्ण रूप से सूखने के बाद एकदम चमकने लग जाती है। आगे देखो बालक, कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का छिलका, चूना या चौक और चूना पत्थर, ये सारी चीजें किसमें आती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये सारी चीजें किसमें आती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन कौन से हो गए, तुम्हारे अंडे का छिलका हो गया, चूना पत्थर हो गया, चौक हो गए और मार्बल हो गए, ये सारी चीजें क्या हो गई बालक, कैल्शियम कार्बोनेट में आती है। क्लियर है यहाँ तक? एकदम आसान है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी अभिक्रिया लिखी हुई है, क्या रिलीज होगा, यहाँ पे जल रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे उष्मा रिलीज हो जाएगी, सब लिखा हुआ है। आराम से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आगे देखो, फिर एक्टिविटीज है ये तुम्हारे चैप्टर की,
कोयले का दहन वगैरह, जल का निर्माण इस प्रकार से है कि किस प्रकार से कौन सा बनता है, कौन सा जलता है, जब क्या होता है। एक्टिविटी हम सारी लेकर चलेंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी वाले किताबों में आजकल ज्यादातर एक्टिविटी ही पूछी जाती है। अभ्यास प्रश्न कह सकते हैं कि गुरुजी बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं अभ्यास प्रश्न नहीं पढ़ना, वो भी पढ़ना है, पर इनको भी पढ़ना है। कैसे कोयले का दहन कैसे होता है कि कार्बन कोयले का अपर रूप है ये, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कोयले को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 गैस रिलीज होगी। इस प्रकार से कोयले का दहन होता है। कोयले दहन का मतलब जलाना, जलाने के बाद गैस कौन सी मिल रही है, CO2 मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। आगे देखो फिर क्या हुआ। जल का निर्माण, सबको पता है कि जल किस किस से मिलकर बना होता है गुरुजी, H2O। यानी कि हमें पता है दो तो हाइड्रोजन के अणु है ना, और एक ऑक्सीजन का अणु, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं गुरुजी, जल बनाते हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। एकदम सही कहा, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, प्राकृतिक गैस का दहन। अरे वही प्राकृतिक गैस जो हम घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सिलेंडर आता है, गैस से जलाकर है हमारी मम्मियां खाना बनाती है, वही क्या होता है, उसमें मीथेन भरी होती है। उसमें क्या होती है, मीथेन गैस बनी होती है, एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। और जब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, सभी को पता है अगर कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी। अगर तुम उसे निर्वात में जलाओगे जहां ऑक्सीजन नहीं है तो वो बुझ जाएगी। तो जब गैस जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो मीथेन CH4 मीथेन का सूत्र है, जब उसे ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, रिलीज क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में उड़ जाती है ना, और जल भी हवा में उड़ जाने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। तो जल भी उड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ जाती है। ये दोनों पर्याप्त जरूर होते हैं। रसोई में जाकर देख लेना, काफी सालों तक गैस जलाने के बाद ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जमने लग जाता है, वो क्या होता है, यही CO2 बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो वहां जाकर धीरे धीरे जमने लग जाती है, और रेत भी उनके साथ मिलती है। इसलिए तो मीथेन गैस को जब हम जलाते हैं घरों में खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, तब जाकर ये दोनों रिलीज होती है, प्राकृतिक गैस। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ आज की क्लास तुम्हें समझ में आई होगी। इनको रोके, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बेहतरीन नोट्स बनाने लगा, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं लेगा आएगा, गारंटी लेता हूं मैं। अगर तुम इनको अच्छे रूप से पढ़ोगे तो कहीं नहीं रुकोगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।